हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस पर। आप इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ और हम लोग पहुंच गए हैं अभ्यास 1.2 पर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अभ्यास 1.1 को पूरा हल किया था और अब बारी है अभ्यास 1.2 की। आपको ऐसे ही वीडियो सीक्वेंस में लगातार मिलते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। यदि आप 9th का 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर लेंगे। आपको लाइन से सब वीडियोज प्राप्त होते रहेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है पहला, कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दो। नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न आपके सामने लिखे गए हैं। ये पहले में 3 प्रश्न पूछा है पहले सवाल में, तो आपको बताना है कि ये सत्य है या असत्य, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि यदि सत्य है तो क्यों सत्य है और यदि असत्य है तो क्यों असत्य है, ठीक है। पहला प्रश्न कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। चलिए इसका जवाब क्या होगा सुनिएगा। इसका जवाब आप देखकर बताएंगे, सुनिए। पहली बात तो वास्तविक संख्या कहते किसको है? वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या वो होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और तथा, इसको तथा बोल दो या हम प्लस लिख देते हैं। प्लस का मतलब जोड़ना नहीं है, यहाँ पर प्लस का मतलब है कि हम दोनों को बता रहे हैं, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, मतलब जितने परिमेय संख्याएं हैं और जितनी अपरिमेय संख्याएं हैं, सभी को एक साथ जब हम इंक्लूड करते हैं उसी को कहते हैं हम वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर उसे कहते हैं जब परिमेय संख्याएं हो और अपरिमेय संख्याएं हो। अरे ये प्लस का मतलब जोड़ना नहीं है भाई, ये आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि कोई परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या। तो प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अच्छा ये वाला, हाँ अपरिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या होती है? अरे वास्तविक के अंदर ही तो है ये। अपरिमेय संख्या किसके अंदर है? वास्तविक के। और चाहे यहाँ परिमेय भी लिखा होता ना अपरिमेय की जगह पर, तब भी ये बात सत्य होती, क्योंकि वास्तविक संख्या बना किससे? परिमेय और अपरिमेय सबको मिला करके ही तो वास्तविक कहते हैं। तो पूछ रहा है क्या अपरिमेय वास्तविक होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है। ये हो जाएगा सत्य। कैसा है ये वाक्य? कैसा है? सत्य है। और कारण आपको भी बताया गया, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या से ही वास्तविक संख्या बनती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है? संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु करड़ी में m के रूप का होता है जहां m कोई प्राकृत संख्या है। पूछ रहा है कि संख्या रेखा पर, सर संख्या रेखा कैसे होती है? ऐसे तो होती है संख्या रेखा, देखो इसे ही तो संख्या रेखा कहते हैं कि बीच में आपको 0 दिखाना है और दाहिने तरफ आपको प्लस में संख्याएं दिखानी है और इसके बाद बाएं तरफ आपको माइनस में दिखानी है। ये माइनस में हम दिखा दिए। कह रहा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु करड़ी में m का रूप का है। सब है ये करड़ी में m के रूप के, सब करड़ी में m के रूप के। मान लो m का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी, चलो मान लो ये हो सकता है करड़ी में m के रूप का। मतलब अगर इसको करोगे करड़ी में 4 तो इसका उत्तर 2 आ जाएगा। चलो ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन एक बात बताओ, -1 कहां पर होगा? ये करड़ी में m के रूप का नहीं है। -1 जो होगा या -4 है, इसका हल करने पर कोई संख्या प्राप्त नहीं हो जाएगी कि जो प्राकृतिक संख्या हो, m कोई प्राकृतिक संख्या हो। तो इसको कह सकते हो कि ये वाक्य असत्य है। कैसा है? असत्य है, असत्य वाक्य है। और असत्य वाक्य है और इसके साथ साथ और क्या लिख सकते हो? और क्या लिख सकते हो? कोई भी ऋण संख्या, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी ऋण संख्या, कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का, किसी प्राकृत संख्या का, प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। प्राकृत संख्या का
वर्गमूल नहीं हो सकता। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये बात है, ये उत्तर है असत्य, और ये इसका रीजन है, इसका कारण है। और ये जो है इसमें भी आपको बताया गया, ये उत्तर है सत्य, ये इसका कारण है। और तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, सुनो, कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? नहीं भाई, प्रत्येक प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। क्यों? वास्तविक संख्या बच्चों तो दो भी है, दो एक वास्तविक संख्या है, लेकिन क्या ये अपरिमेय है? नहीं। ये कैसी है? ये तो परिमेय है। ये कैसा है? दो परिमेय। आप बताओ, जब दो परिमेय है और वास्तविक है, तो ये तो कह रहा था प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को तो परिमेय और अपरिमेय दोनों बातें कही जाती है ना। देख लो, यही ऊपर ही देख लो, वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अच्छा, हम परिमेय आपको पहले क्लास में पढ़ा चुके हैं, जो p बटे q के रूप में हो और q 0 के बराबर ना हो और उनमें कुछ भी उभयनिष्ठ कॉमन ना हो, उसी को तो परिमेय संख्या कहते थे। ठीक है, ये पहले आपको इसके पहले वाले क्लास में पढ़ाया गया है। अभी क्या बोल रहा है? कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। पहले बताओ, वास्तविक संख्या बनता है परिमेय और अपरिमेय से, तो परिमेय भी तो शामिल है उसमें। ये तो कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय होता है, ये केवल अपरिमेय नहीं होता, परिमेय भी होता है। तो इसका मतलब दो क्या है? जो तो परिमेय है ना, ये तो वास्तविक है, तो इसलिए कह सकते हो असत्य है। कैसा है? असत्य वाक्य बोला है, बिल्कुल बिल्कुल असत्य है। ठीक है, असत्य है, लिख देना इस बात को। नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, परिमेय भी हो सकती है। यहां तक था आपका सवाल नंबर 1। अब हम लोग, आप इसको नोट कर लेंगे, हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 2 पर। ठीक है, हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। ठीक है, क्या कह रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? चलो पहले एक काम करें ना, कुछ धनात्मक पूर्णांक ही लिख लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक कुछ लिख लेते हैं और उनका वर्गमूल निकाल के हम लोग देख लेते हैं क्या सब अपरिमेय है। अभी चेक हो जाएगा। देखो, चलो लिखते हैं, एग्जाम्पल में लिख दो। चलो देखो, मान लो 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही रहने देते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, इधर देखिए इतने में हो जाएगा आपका। कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, ये सब जो लिखे गए हैं बच्चों, ये धनात्मक भी है, मतलब इसके आगे कोई चिन्ह ऋण का थोड़ी लगा है, सब धनात्मक है ना, तो ये धनात्मक है। अरे ऋण लगा होता तब तो ऋणात्मक होते, अभी कोई चिन्ह नहीं लगा ना, तो धन के आगे, धन कोई संख्या धन में रहती है तो उसके आगे चिन्ह थोड़ी लगता है। ये ऋण में होता तब दिखाना पड़ता, पर ऋण में नहीं है, ये सभी धनात्मक है और धनात्मक है और साथ ही साथ पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब पूर्ण रूप से अंक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बटे में हो, रूट में हो, ऐसा कोई अभी नहीं है। ठीक है, तो ये सब के सब धनात्मक भी है, पूर्णांक भी है। इसका मतलब हमने किसको ले लिया? धनात्मक को ले लिया, पूर्णांक ले लिया। हमने कुछ धनात्मक संख्याओं को ले लिया और पूर्णांक भी है। कह रहा है इसके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। चलो इसके वर्गमूल निकाल के देखते हैं। ठीक है, ये हो गया वर्गमूल पहले का, ये हो गया दूसरे का, ये हो गया तीसरे का, सबका वर्गमूल कर दिए। देखो, सबका वर्गमूल कर दिए, सबका वर्गमूल कर दिए। कह रहा है क्या ये सबके सब अपरिमेय हैं? यही चेक करना था बस। कह रहा है क्या ये सबके सब अपरिमेय हैं? अब सर परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं? परिमेय तो आपको पिछले क्लास में पढ़ाया गया है, तो अपरिमेय किसे कहते हैं? जस्ट उसी का उल्टा समझ लो कि जो p बटे या तो q के रूप में ना हो और या तो q बराबर 0 हो जाए, या तो संख्याएं, ध्यान रखिए, या तो संख्याएं करड़ी में हो और वो करड़ी का मान आप पूरा पूरा ना निकाल सको, वो करड़ी का मान आप पूरा पूरा हल ना कर सको, तो वो सब अपरिमेय संख्याएं होती है।
चलो देखो, एक क्या है, एक क्या करड़ी में एक का मान निकल सकता है? क्या नहीं निकल सकता? अरे ये परिमेय भी तो हो सकता है। कैसे सर? इसको आप लिख सकते हो, इसी को करड़ी में एक गुणे एक, एक एक का में एक, उससे क्या फर्क पड़ा? एक को हम एक गुणे एक नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। इससे को क्या बाहर निकल के आया? एक निकल कर आया। और एक क्या है? परिमेय या परिमेय? क्यों? एक भैया परिमेय है, और नहीं तो क्या। इधर देखो, एक एक बटे एक लिख सकते हैं, कोई समस्या है क्या? हर जीरो के बराबर नहीं है, तो ये कैसा हो गया? तो परिमेय हो गया। कर्डिन दो कैसा है? सर ये तो अपरिमेय है, इसका रूट हम पूरी तरह निकाल नहीं सकते, तो ये अपरिमेय हो गया। ये कैसा है? सर ये भी अपरिमेय हो गया। लेकिन कर्डिन में चार कैसा है? कर्डिन में चार को लिख सकते हो दो गुणा में दो, दो गुना चार। और कर्डी क्या कहता है? कर्डी कहता है यदि मेरे अंदर दो लोग हों इस तरह से, और बीच में गुणा का चिन्ह हो, और दोनों सेम टू सेम हो, और बीच में गुणे का चिन्ह हो, तो आप इसमें से एक संख्या निकाल सकते हो, एक के साथ हमको समाप्त कर दीजिए। तो ये करने के साथ ये पूरा खत्म हो जाता है, बचता केवल क्या है? एक संख्या, मतलब दो बच जाता है। तो बताओ इसका मान कितना है? दो। और दो क्या है? परिमेय की अपरिमेय? अरे भाई दो क्या है? दो को लिख सकते हो दो बटे एक, परिमेय हो गया। हो तो गया पी बटे क्यू के रूप में। बटे एक करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बटे एक करने से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, तो हो गया ये परिमेय। ये भी तो परिमेय हो गया। ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, और ये फिर परिमेय। क्यों? करड़ी में 9 बराबर क्या होता है? 3 गुणे 3 लिख सकते हो, 3 त्रिक 9। तो तीन, दो लोग है ना, तो एक लोग निकल जाएगा, उत्तर आएगा इसका 3। और 3 बटे 1 का मतलब परिमेय हो गया। ये परिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया। अब प्रश्न वाला क्या कह रहा था? कह रहा था क्या सभी सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, इतने धनात्मक पूर्णांक हम लिए, क्या सबके वर्गमूल लेने पर अपरिमेय संख्या आई? नहीं, हम तो 10 तक ही गए थे, 10 भी नहीं लिए थे। हम 9 तक केवल गए, और उतने में 3 परिमेय निकल गए। एक एक निकला, एक 4 निकला, और एक 9 निकला। तो ये तो कह रहा था सभी अपरिमेय होंगे। सभी अपरिमेय होते हैं? बात है नहीं, सभी अपरिमेय नहीं होते। कह रहा है तो एक संख्या को वर्गमूल उदाहरण दीजिए। हम एक का क्या बात कर रहे हैं? हम एक दो, हम तो 3 का उदाहरण ले लिए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप कह सकते हो कि ये बात असत्य है, और जो उदाहरण लेने को कहा था ये उदाहरण आपके सामने है। इसको आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं जैसे हम आपको दिखाए हैं। आप एक उदाहरण भी ले सकते हैं, इसी को ले लेना, इसको ले लेना, इसको ले लेना, जिस जो आपकी मर्जी उदाहरण ले लेना। हमने समझाने के लिए बहुत सारे उदाहरण ले लिए हैं, जैसा आपको ठीक लगे नोट कर लीजिए। क्योंकि प्रश्न नंबर 4 जो है वो आपके प्रैक्टिकल का है, मतलब क्लास में आपको एक चार्ट लेकर के पेपर कटिंग कर करके उसको बनाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपके अभ्यास 1.2 का आखिरी प्रश्न होगा। तो हम लोग चलिए इसको पूरा करते हैं। ये थोड़ा सा अलग है। कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर करड़ी में 5, करड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। थोड़ा टाइम लगेगा, हम चाहते हैं कि आप पूरा समझ के जाएं। ठीक है, नॉर्मल आप कितनी बार बनाए हैं इसको, कैसे बनाए हैं अपने स्कूल अपने कॉलेज में, आप कैसे पढ़े हैं कैसे नहीं पढ़े ये हम नहीं जानते, पर आप एक बार थोड़ा समय देंगे तो आप इसको सीख जाएंगे। ठीक है, क्या है देखिए, पहले संख्या रेखा की बात किया है, संख्या रेखा की, तो पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। देखो ये एक संख्या रेखा हो गई, मान लो ये हो गई एक संख्या रेखा, ये एक संख्या रेखा है। और संख्या रेखा पर हम क्या दर्शाते हैं? पहले तो एक जीरो दर्शाते हैं जिसको मूल बिंदु कहते हैं, और आगे हम बराबर दूरियों पर मान लो 1 2 3 ऐसे संख्या दिखाते हैं, 1 2 3 इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, और इसी तरह दूसरी तरफ इसके जस्ट -1 -2 और मान लो कि -3 ऐसे दर्शाया गया है। तो ये एक संख्या रेखा हो गई। हमको कह रहा है कि इस पर हमको करड़ी में 5 दिखाओ। क्या दिखाओ? करड़ी में 5। अच्छा आप बताओ, अगर करड़ी में 5 की बात किया है, अगर ये करड़ी में 4 होता, मान लो अगर ये करड़ी में 4 होता तो इसका मान कितना होता? तब इसका मान होता 2। करड़ी में 4 का मान कितना होता है? 2। अब ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे तो इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो गया 2। ठीक है, अब सुनिए,
ये 2, अगर ये 4 होता तो इसका मतलब हम करड़ी में 4 होता तो इसका मतलब हमको 2 केवल दिखाना पड़ता। हम यहीं से ऐसे उठाते और ये 2 पर ले जाकर पटक देते कि हो गया करड़ी में 4, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बोल रहा है हमको ये नहीं चाहिए, हमको करड़ी में 5 चाहिए, करड़ी में 5। तो इसका मतलब ये है करड़ी में 5 जो होगा ना वो 2 के बाद होगा, 2 के बाद होगा, क्योंकि करड़ी में 4 का मान 2 हो जाता है और ये तो 5 है तो 4 से तो ज्यादा है ना, तो इसका मान भी 2 से ज्यादा आएगा। लेकिन जो 3 है, 3 ये करड़ी में 9 का मान आता है 3। क्यों? करड़ी में 3 का, करड़ी में 9 का मान कितना होता है? 3 गुणे 3, तो इसका उत्तर क्या आएगा? 3। इसका अर्थ हुआ ये जो करड़ी में 5 है ना, करड़ी में 5 ये यही बीच में है, तो पक्का इसका मान यही 2 और 3 के बीच कहीं आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। सर निकालेंगे कैसे ये तो बताइए। आएगा, ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है, ठीक है। अब आगे सुनिए, हम आपको निकालना बताते हैं कैसे निकालेंगे। इधर देखिए, आप एक काम करेंगे, सुनिए, पहले आपको क्या करना है, एक मात्रक की दूरी लेनी है एक्स अक्ष पर, एक मात्रक की दूरी हमने ले लिया और इतने पर ही एक जितनी दूरी ये है ना उतनी ही दूरी का, अच्छा हम कैसे जानेंगे दूरी, गड़बड़ ना हो दूरी, तो मेरे पास तो पूरा प्रकार या स्केल है नहीं, फिर भी हम देखते हैं, देखो मेरे पास एक रस्सी है, ठीक है, जितनी दूरी ये है, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी लेनी है यहाँ पर, ये ले ली है दूरी, तो ये हमने एक मात्रक की दूरी यहाँ ले लिया, एक ये है और एक ही मात्रक का ये भी है, एक मात्रक की दूरी ये ले लिया। तो जरा आप हमको बताओ ये दूरी कितनी होगी, ये तिरछी वाली, ये वाली दूरी कितनी होगी, हमको आप बताएंगे। कहोगे सर हम कैसे बताएं, अरे आप भूल गए ये 90 अंश का कोण है, कितने अंश का कोण है, 90 अंश का, और 90 अंश का कोण जब होता है तब लगता है पाइथागोरस का प्रमेय, क्या लगता है, पाइथागोरस का प्रमेय। क्या बता के चले गए पाइथागोरस, वो बोले थे कि वर्ग शेष भुजाओं पर वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कैसे दिखेंगे इसको देखिए, मान लो अगर नाम रखना चाहो तो भी ठीक, ए ओ और यहाँ पर बी रख लो, या फिर ऐसे लिख दो, चलो यहाँ ए रख देते हैं, ए यहाँ बी यहाँ सी, नाम रखने में क्या कोई दिक्कत नहीं। तो हमको अगर ए बी निकालना है ना, तो ए बी का वर्ग जो होता है वो बराबर होता है बी सी का वर्ग, बी सी का वर्ग और प्लस ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग, मतलब कर्ण निकालना है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर धन इसका स्क्वायर माने एक का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर एक ही होता है प्लस एक का स्क्वायर एक ही होता है, और ए बी स्क्वायर बन जाएगा एक एक 2, और स्क्वायर उधर भेज दोगे तो बन जाएगा करड़ी में, तो ए बी का मान क्या आ गया, ए बी का मान हो गया करड़ी में 2, ए बी का मान क्या हो गया करड़ी में 2, इसका मतलब ये हुआ करड़ी में 2, ठीक, ये हो गया करड़ी में 2। सर आप हमको करड़ी में 5 की बात की है, करड़ी में 5 की, तो करड़ी में 2 क्यों दिखा रहे हैं, यदि आपको करड़ी में 2 दिखाना होता, प्रश्न अगर आपको करड़ी में 2 कहा होता तो यही आपका आंसर होता। कैसे आंसर निकालते, थोड़ी दूरी ले लेते अपने गोला प्रकार में और यहाँ रख करके ऐसे इसको कट मार देते यहाँ पर, यही होता करड़ी में 2, लेकिन हमको तो निकालना है करड़ी में 5। तो एक काम करिए, आप एक का 90 अंश का कोण बनाते हुए एक लाइन फिर यहाँ खींचिए, कितने दूरी का, एक मात्रक का, थोड़ा हमारा लाइन ठीक नहीं हुआ और नजदीक में लेते हैं, ये ऐसे यहाँ पर कोण होना चाहिए 90 अंश का, कितने का, 90 अंश का, और ये दूरी कितनी होनी चाहिए, एक मात्रक की, कितनी होनी चाहिए, एक से, अगर आप सेंटीमीटर से बना रहे हैं तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर से बना रहे हो तो मिलीमीटर, जैसे आपकी मर्जी, इंच से बना रहे हो तो इंच लेना, पर एक ही लेना, सब जगह जैसा बताया जा रहा है उसी हिसाब से लेना। अब देखो ये बन गया आधार, ये बन गया लंब और ये बन गया कर्ण, देख लो ये कर्ण बन गया, और जब आप इसको पाइथागोरस से हल करेंगे ना, इसको जब हल करेंगे तो करड़ी में इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, देखो हम इसका नाम क्या रखें, मान लो डी बी ए, इसका नाम हो गया डी बी ए। हमको निकालना क्या है, डी और बी, ये कर्ण निकालना है, तो डी बी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसका,
बी ए का स्क्वायर, बी ए का स्क्वायर और प्लस ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर। ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं। तो आएगा कितना, बी डी या डी बी का स्क्वायर मान लो बराबर बी ए मतलब करड़ी में दो, करड़ी में दो का स्क्वायर और प्लस एक का स्क्वायर, तो हो जाएगा डीबी का स्क्वायर बराबर करड़ी में दो का स्क्वायर तो दो आता है और धन एक का स्क्वायर एक आता है, तो डीबी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा दो एक तीन और डीबी का मान आ जाएगा करड़ी में तीन, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो करड़ी बन जाएगा, तो डीबी का मान आ गया करड़ी में तीन। तो इसका अर्थ हुआ कि इसका मान आया करड़ी में तीन। सर फिर आप हमको परेशान कर दिए, क्या आप तो बोले करड़ी में पांच का मान निकाल रहे हो, तो यहाँ दो निकाल दिए तीन निकाल दिए, पांच कब आएगा, आएगा भाई। आगे देखिए, अब फिर इस पर आपको लंब खींचना है, इस पर एक लंब खींचना है, कितने का, एक मात्रक का। ये हमने इस पर एक लंब खींच दिया एक मात्रक का, ये 90 अंश का कोण है 90 का, और ये हमने ये कितना लेंगे, एक मात्रक की दूरी, एक मात्रक की दूरी ले ली है। और इसको आप ऐसे आगे बढ़ाओगे, ऐसे देखो ये कैसा है, अब ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो आधार का स्क्वायर माने तीन का, तीन करने में तीन का स्क्वायर, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, दो बार पाइथागोरस तो लगा चुके हैं, थोड़ा जल्दी लिख देते हैं, तो करने में तीन का स्क्वायर और प्लस एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, करने में तीन का स्क्वायर और एक का स्क्वायर, ये कितना आएगा, तब ये आ जाएगा, क्या नाम रखे इसका, डी है, ई रख लो, तो ई बी, ये हो जाएगा ई और बी, ई बी बराबर हो जाएगा तीन धन एक चार, तो इसका मान आया करड़ी में चार, ई बी का मान कितना आया करड़ी में चार, तो इसका अर्थ हुआ ये करड़ी में तीन है, तो ये आया करड़ी में चार। अब की क्या आएगा, एक बार और इस पर आप 90 अंश का खींच दो, कितने का, एक मात्रक का, एक मात्रक की दूरी ले लो और फिर इसको यहां से ऐसे मिलाओ ऐसे, और ये आएगा आपकी बार कितना, करड़ी में चार और एक, जब करड़ी में चार का स्क्वायर करोगे तो उत्तर आएगा चार और एक का स्क्वायर करोगे तो उत्तर आएगा एक, चार का स्क्वायर और एक का स्क्वायर कुल मिलाकर क्या बनेगा, करड़ी में चार का स्क्वायर और एक का स्क्वायर बनेगा पांच, और इसका मान इसी तरह से आ जाएगा करड़ी में पांच, इसका मान कितना आ गया करड़ी में पांच, और यही दूरी है करड़ी में पांच, देख रहे हो जो ये वाला लंब है। सर कैसे कैसे निकाला गया, पहला निकाला गया करड़ी में दो, दूसरा करड़ी में तीन, तीसरा करड़ी में चार, चौथा करड़ी में पांच, और हमको दिखाना था संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा तो ये है ना, तो एक काम करिए, यहां से ये दूरी ले लीजिए करड़ी में पांच की दूरी, करड़ी में पांच की दूरी बराबर का भर लीजिए, और जब आप इसको इसे कट करेंगे ऐसे लेकर आएंगे यहाँ से, देखो यहाँ से ऐसे लेकर के आओगे ऐसे करके, तो ये यहाँ कट करेगा यहाँ पर, और यहाँ जहाँ कट करेगा वो दूरी यहाँ से नापोगे तो यही दूरी कहलाएगी, यहाँ से लेकर इस कट तक की दूरी ये कहलाएगी करड़ी में पांच, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप बात को समझ गए होंगे। आप एक बार अगर दिक्कत है समझने में तो एक बार फिर से वीडियो को देख लेंगे, इसी प्रश्न को देख लेंगे, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ये दो बार, कितनी बार पाइथागोरस आपको लगाना है, एक बार, दो बार, तीन बार और चौथी बार में आएगा। हम थोड़ा यहाँ पर जल्दी किए, करड़ी में चार तक तो जल्दी किए, करड़ी में पांच का निकाले भी नहीं। कैसे आएगा सर, करड़ी में पांच का सुनो हम बताते हैं, ये आपका लंब है, नाम रख दो, ई के बाद एफ रख लो, है ना, इसके बाद एफ बी हमको निकालना है, एफ बी निकालना है सर, तो एफ बी का स्क्वायर, चूंकि ये कर्ण है, एफ बी का स्क्वायर क्या होता है, ई एफ का स्क्वायर, ई एफ का स्क्वायर और प्लस ई बी या बी ई का स्क्वायर, बी ई का स्क्वायर, ये हो जाएगा एफ बी का स्क्वायर बराबर ई एफ, ये कितना है, करड़ी में चार है, ई एफ एक है, तो एक का स्क्वायर धन बी ई कितना है, बी ई करड़ी में चार, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, एफ बी का स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर एक धन करड़ी में चार का स्क्वायर कितना होगा, चार, चार एक पांच, तो एफ बी का स्क्वायर बराबर चार एक पांच, और स्क्वायर उधर भेज दोगे तो चला जाएगा करड़ी में पांच। ऐसे ही आप इसका मान निकाल सकते हो, करड़ी में पांच। ये फिर से पाइथागोरस लगा दिए, आपको अगर समस्या हो रही होगी लगाने में तो इसी तरह से आप इसका मान निकालेंगे।
और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, जितना ये बनाया गया है ये फिगर, ये आपका आंसर होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बात को आप समझ पा रहे हो, प्रश्नों को देख पा रहे हो, तो आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। आपकी क्लास के जितने भी बच्चे हों, जिनको आप जानते हो, पहचानते हो, या आपके जो भी संपर्क में होंगे, उनके पास आपकी वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद।